देखिए, मेरी कोशिश तो यही होती है कि जिस ज़बान की हमारी फ़िल्में होती हैं बहुत सरल जैसी, तो वैसी ही उसमें पोएट्री होनी चाहिए। लेकिन बिनते दिल में ख़ास तौर से पद्मावत में ये था कि जब संजय जी ने मुझे वो सिचुएशन बताई थी, तो मुझे वो कैरेक्टर के ऊपर जिसके ऊपर पिक्चराइज़ करने वाले थे या जो जिसकी फ़ील उस गाने में थी, तो मुझे लगा वो बाहर से आया था वो कैरेक्टर, तो उसकी कुछ फ़ील जो है वो अपनी मादरी ज़बान या मतलब कुछ अलग होगी, वो यहाँ की नहीं होगी। पेश कुल्लू शबाब खिदमत आली जनाब, आतिश कदा अदाओं से जल उठेगा आपके दीदाए तर का हिजाब। तो ये मुखड़ा ही अपने आप में बहुत मुश्किल था और मुझे पूरा यकीन है, ये शक नहीं है कि अगर संजय जी के अलावा कोई और होता तो ये गाना कभी लेता ही नहीं। एक एक बदनाम गली में भी एक इल्ज़ाम ही होता है। मोहब्बत करना तो ख़ैर हर गली में इल्ज़ाम है। वो बदनाम गली हो कि नाम वाली गली हो, सब गलियों में मोहब्बत जो है इल्ज़ाम से ही देखी जाती है। जी। फराज, आपका इस्तकबाल बॉलीवुड हंगामा पर। जी, बहुत शुक्रिया। मैं बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आप बॉलीवुड हंगामा का और आपका कि आपने मुझे अपने प्लेटफ़ॉर्म पे मौका दिया कि मैं अपने सुनने वालों से रूबरू हो सकूँ आपके ज़रिए से। बहुत-बहुत शुक्रिया। फराज, कौन सा ऐसा लम्हा था जब आपको इस चीज़ का एहसास हुआ कि आप राइटर बनना चाहते हैं या बॉम्बे आप आना चाहते हैं? देखिए, ये दास्तान बड़ी लंबी है। जब मैं मुज़फ़्फ़रनगर में रहता था, ये तकरीबन 99 की बात है जब मैंने लिखना शुरू किया और मुझे लगा कि मुझे ये एहसास हुआ, हालाँकि वो एहसास बहुत कम उम्री वाला था उस वक़्त, मुझे ये एहसास हुआ कि मैं शायद सिर्फ़ और सिर्फ़ लिखने के लिए बना हूँ और मैंने उस पे यकीन कर लिया। वो क्योंकि मेरे अकेले का एहसास था, मेरे आस-पास चूँकि जैसा कि आप जानते हैं यूपी और ख़ास तौर से हमारे मुज़फ़्फ़रनगर का जो माहौल है वो बहुत ही मतलब आर्टिस्टिक बिल्कुल नहीं है। वहाँ तो आज तक मुझे लोग एक्सेप्ट नहीं करते। तो बिल्कुल चारों तरफ तो ये माहौल नहीं था, ये सिर्फ़ मेरे अकेले का बहुत ही धुंधला-सा एहसास था कि मैं राइटर बन सकता हूँ या मैं लिख सकता हूँ। लेकिन मैंने उस पे यकीन कर लिया और यकीन करने के बाद वहाँ मैं ज़्यादा दिन रहा नहीं क्योंकि अगर मैं वहाँ ज़्यादा दिन रहता, तो वो यकीन जो है वो फिर मतलब मेरा नहीं रह पाता। और मैंने ब यहाँ का रुख किया, तकरीबन 2002 के लास्ट में मैं फिर मुंबई चला आया। तो ऐसा क्यों था कि आपको क्यों लगता था कि आपको मतलब एक तो आपको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला, आपको रिस्पेक्ट नहीं मिला, ऐसा ऐसा क्यों लगा आपको? नहीं, वहाँ पे देखिए मैं एक छोटे से गाँव का मुज़फ़्फ़रनगर में एक छोटा-सा गाँव है संबलगेड़ा। मैं वहाँ का रहने वाला हूँ, तो वहाँ बिल्कुल भी आर्ट का कोई माहौल है ही नहीं। मेरे गाँव में कोई राइटर, कोई शायर, कोई एक्टर, कोई म्यूजिशियन, कुछ कभी किसी ने सुना ही नहीं, कभी कुछ था ही नहीं वहाँ। तो उस लिहाज से जब मैं लिख रहा था थोड़ा बहुत मेरे खुद के घर वाले ही उस पे यकीन नहीं करते थे। वो कहते थे, "ये क्या है? राइटिंग से क्या होता है? कुछ करो मतलब पढ़ाई अपनी कंटिन्यू करो और पढ़ो और फिर आगे कुछ बढ़ो, आगे करो या तो फिर अगर नहीं पढ़ाई करनी है और नहीं दिल लग रहा आपका तो फिर हमारे घर पे एक्चुअली खेती होती है, मैं किसान का बेटा हूँ। तो ये था कि भाई फिर खेती करो, तो यहीं फिर जो है करो। तो मेरा ये था कि नहीं यार ये तो कई पुश्तों से होता चला आ रहा है, कि मुझे कुछ अलग करना है और मुझे कुछ राइटिंग करनी है। मैं मुझे लगा कि मैं राइटर हूँ, तो यहाँ वो रह के हो नहीं सकता। तो इसलिए था। आपको दिलचस्पी कैसे पैदा हुई आपको ये लिखने में दिलचस्पी कैसे पैदा हुई? हाँ, ये एक्चुअली ये कई सारी चीज़ें जो हैं वो यकजा हो गई हैं, मिल गई हैं और उसके बाद एक्चुअली बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी उस वक़्त जब मैं वहाँ रह रहा था तो मेरे अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही थी जिन्हें मैं कहना चाहता था, लोगों को बताना चाहता था लेकिन वहाँ चूँकि ऐसा माहौल नहीं था, आप जैसा कि जानते होंगे कि वहाँ हम घरवालों से बहुत फ्रेंडली नहीं होते। और नहीं रहते आज भी मेरे जो भाई हैं छोटे वो अपनी बातें अम्मी-अब्बा से शेयर नहीं कर पाते और वो बड़ी मुश्किल से लोग ढूँढते हैं शेयर करने के लिए। तो वो सब चीज़ें थी तो मैं कुछ बातें कहना चाहता था, मैं उस वक़्त छोटा भी था तो मेरी उम्र तकरीबन 17-18 साल होगी। तो बहुत छोटा भी था तो मेरी बात सुनेगा कौन? जो मैं कहना चाहता हूँ या जो मैं महसूस कर रहा हूँ या जो मेरे अंदर कुछ चीज़ें हो रही थी, वो बहुत लंबी कहानी है। कुछ चीज़ें हो रही थी, तो वो मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ? तो उसके लिए मेरी ज़बान ऐसी नहीं थी कि मैं लोग उसको सुनते या मेरी वो पोज़ीशन नहीं थी, मेरी वो वैल्यू नहीं थी, मेरी वो शख्सियत नहीं थी। तो मुझे लगा कि शायरी से अच्छा तो कोई तरीका ही नहीं इसको कहने का, लोग चुपचाप सुनते हैं। तो अगर मैं शायरी करूँगा, शायरी में अपनी बातें कहूँगा जो मैं महसूस कर रहा हूँ या जो मैं करना चाहता हूँ या जो मेरे साथ हो रही हैं चीज़ें मैं जो घुटन या जो भी बहरहाल फ़ील कर रहा हूँ या मैं एक चेंज लाना चाहता हूँ अपने अंदर या अपने घर के अंदर या अपने अपने मोहल्ले में, अपनी सोसाइटी में।
तो वो मैं कैसे ला सकता हूँ? तो वो बातें मुझे लोगों से कहनी थी, समझाना था, तो उसका जो मीडियम सही मुझे लगा वो थी पोएट्री, वो थी शायरी। और मैंने शायरी करनी शुरू की और वहाँ छोटे-छोटे कुछ प्रोग्राम पढ़े, लेकिन उसमें इतना एप्रिसिएशन नहीं मिला, और मिला भी तो मतलब मुझे शायद वो मेरे आस-पास का माहौल ऐसा था कि मुझे वो लगा नहीं कि ये एप्रिसिएशन है। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, जहाँ इसकी मंडी है और जहाँ ये बहुत सारे मेरे जैसे राइटर्स एक जगह रहते होंगे, तो वहाँ चला जाए, शायद वहाँ मुझे कुछ फ़ील मिले और मेरी बात कोई समझे, तो मैं मुंबई आया। कौन से ऐसे शायर थे या फिर ऐसे लिरिसिस्ट थे जिनके कलाम को सुन के आप मुतासिर हुए और आपको एहसास हुआ कि आपको दिलचस्पी है? देखिए, शायर तो उस वक़्त मैं जब वहाँ रहता था, तो मैं जैसे वसीम बरेलवी साहब हैं, राहत इंदौरी साहब हैं, मुनव्वर राना साहब हैं, तो इन्हीं शायरों को, या और भी दीगर शायर जो हैं वहाँ उस वक़्त जो मुशायरों में वहाँ आस-पास आते थे, और मैं बहुत मुशायरे सुनता था। तो आस-पास जो शायर आते थे उनसे मैं थोड़ा-सा वो था कि नहीं, मैं ऐसा बन सकता हूँ, मुझे ऐसा बनना चाहिए और मैं ऐसा बनना चाहता हूँ। और रही बात गीतकारी की, तो मुझे जो है वो आनंद बख्शी साहब के गाने बहुत पसंद थे, और अ, बहुत मैं उनके गाने की, चूँकि बहुत गाने आते थे उनके और मुझे बड़े-बड़े हिट होते थे, तो मुझे बहुत पसंद है, और मैं ये भी सोचता था, कहीं न कहीं ख़्याल आता था कि क्या शायरी करने के बाद ये मुमकिन है कि इंसान गाने भी लिख सकता है? तो तब तक ये पता नहीं था कि ये थोड़ा-सा सिमिलर ही क्राफ्ट है, बहुत ज़्यादा अलग नहीं है। तो ये था कि शायद मैं ये कर सकूँ, तो आनंद बख्शी साहब मुझे बहुत पसंद थे, और उनकी जो सादगी में वो बात कहते थे, वो मुझे बहुत पसंद थी। जैसे आपने एक गाना लिखा है बिनते दिल जी, पद्मावत में। तो जी, अब ये बिनते दिल जनरली क्या है कि दैट थोड़ा-सा हल्का-सा पेचीदा एक जी, हुक लाइन है। यूजुअली जी, क्या जो चलन है, वो ये है कि सिम्प्लिफाइड रखो, सहल होना चाहिए। जी, मेरे भी संजय भंसाली से मेरी अभी बात हो रही थी, संजय लीला भंसाली से बात मेरी हो रही थी। मैंने शुरुआत उनसे इंटरव्यू पे मैंने ये किया कि आपने गंगूबाई की आपने जो शुरुआत करी है, आपने गालिब से शुरू करा। जी, और गालिब का आपने गाढ़ा कलाम आपने उसमें यूज़ किया है। आपने कहा है कि दैट जिन्हें नाज़ है हिंद पर वो कहाँ है? आपने साहिर का आपने आपने ज़िक्र है। जी, आपने हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी की आपने ज़िक्र किया है। तो ऐसे दौर में जबकि एक ओवर सिम्प्लिफिकेशन पे एम्फेसिस है, आप एक अ, मुश्किल कलाम आप चूज़ कर रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली अगर किसी आर्ट को सर्वाइव करना है तो उसके अंदर उसमें तो वही कहना है जो कि आप खुद कहना चाहते हैं, बजाय इसके कि आप ज़रूरत से ज़्यादा आसान चीज़ें परोस दें। तो उन्होंने भी अपना बताया कि वो उसके बारे में उनके तासुरात क्या हैं, उनके व्यूज़ क्या हैं। आप कैसे देखते हैं इसको? कि जो आपके ज़हन में आए एज़ अ क्रिएटिव पर्सन और आपको लगता है कि वो कैची भी है, वो कहना चाहिए कि मतलब एक ओवर सिम्प्लिफिकेशन होना चाहिए, बिल्कुल आसान करके एकदम बिल्कुल सहल करके। जी, देखिए, मेरी कोशिश तो यही होती है कि जिस ज़बान की हमारी फ़िल्में होती हैं बहुत सरल जैसी, तो वैसी ही उसमें पोएट्री होनी चाहिए। लेकिन बिनते दिल में ख़ास तौर से पद्मावत में ये था कि जब संजय जी ने मुझे वो सिचुएशन बताई थी, तो मुझे वो कैरेक्टर के ऊपर, जिसके ऊपर पिक्चराइज़ करने वाले थे, या जो जिसकी फ़ील उस गाने में थी, तो मुझे लगा वो बाहर से आया था वो कैरेक्टर, तो उसकी कुछ फ़ील जो है वो अपनी मादरी ज़बान, या मतलब कुछ अलग होगी, वो यहाँ की नहीं होगी। तो मैंने ये गाना लिखा, और ये तो हुक लाइन मैंने बाद में लिखी, पहले मैंने लिखा था मुखड़ा। तो पूरा गाना बहुत मुश्किल है कि पेश है कुल्लू शबाब खिदमत आली जनाब, आतिश कदा अदाओं से जल उठेगा आपके दीदाए तर का हिजाब। तो ये मुखड़ा मुखड़ा ही अपने आप में बहुत मुश्किल था, और मुझे पूरा यकीन है, ये शक नहीं है कि अगर संजय जी के अलावा कोई और होता तो ये गाना कभी लेता ही नहीं। और संजय जी भी, जब ये गाना मैंने पूरा लिखा, इसमें आगे भी जो अंतरा है कि मैकश लबों पे आने लगी हैं प्यासी गुरबतें, हैरत ज़दा ठिकाने लगी हैं सारी फुरकतें, आरिज़ों पे मेरे लिख ज़रा रिफ़ते चाहतों का सिला। तो ये एक्चुअली गाना था, और फिर वो हुक लाइन जब बनी तो बिनते दिल मिसरियाँ में हो गई वो। तो वो यही था, संजय जी खुद ये कह रहे थे, नहीं 2-3 दिन तक हमारी बात होती रही कि नहीं, ये गाना जो है वो बहुत मुश्किल है, तो राज़ आपने हमको समझाया इसका मीनिंग, लेकिन किसी की समझ में नहीं आ रहा, जितने असिस्टेंट्स हैं या सब हैं। तो वो ये था कि नहीं नहीं करते इसको, लेकिन फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की और उनको मैंने कन्विंस किया और कोशिश की कि नहीं सर, इसको आप इस गाने को रखिए, क्योंकि इसका साउंड बहुत अच्छा लग रहा है। और उनको खुद को भी इसका साउंड बहुत पसंद था कि नहीं, साउंड तो बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन थोड़ा-सा मुश्किल है। मैंने कोई बात नहीं सर, इस बार थोड़ा-सा एक मेरे कहने से रख लीजिए। तो उन्होंने वो बहरहाल उससे कन्विंस हुए, गाने की जो खूबसूरती आ रही थी निकल के,
सिंगिंग के बाद और वो सब होने के बाद अरेंजमेंट वगैरह, तो वो उससे बहुत कन्विंस हुए। फिर मैंने भी उनसे कहा कि सर रखिए इस बार, देखिए अगर नहीं चला तो फिर कभी नहीं करेंगे। तो ऐसी काफ़ी बातें हुई और वो फिर उन्होंने रखा। मैं उनको थैंक्स करना चाहूँगा। और यहाँ बात आई तो मैं संजय जी को गाने के लिए तो थैंक्स करना ही चाहूँगा, बट मैं उन्होंने मुझे 2010 से कंटिन्यू 9 से मुझे वो काम दे रहे हैं। मैंने पहली फ़िल्म उनके साथ गुज़ारिश की थी और आज तक मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो मैं उनको थैंक्स करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे बार-बार मुश्किल गाने मेरे जो मुझे लगता था कोई नहीं लेगा, जैसे गुज़ारिश में तेरा ज़िक्र है या इत्र है, जब-जब करता हूँ महकता हूँ। वो पोएट्री थी। और फिर बाजीराव मस्तानी में तुझे याद कर लिया आयत की तरह, या आज इबादत रूबरू हो गई जो मांगी थी उस दुआ से गुफ्तगू हो गई, वो हो, या फिर बिनते दिल हो, या इस फिल्म के अंदर भी एक गाना है जो अरिजीत ने गाया है, मुस्कुराहट को भी आने में मजा आने लगे, गम को भी इतनी खुशी दो। तो वो उन्होंने कंटिन्यूअसली मेरे पे फेथ किया और मेरी चीजों को समझा और कन्विंस हुए और उन्होंने वो चीजें रखी। तो मैं इनको अगेन थैंक्स करना चाहूंगा। आयत बहुत खूबसूरत गाना था, जी। कमाल का खूबसूरत है। गुजारिश है, मुझे ध्यान पड़ा एक एक गाना था, कुछ 4 आने का कुछ था, क्या था एग्जैक्टली? हाँ, वो 100 ग्राम जिंदगी वो मेरा नहीं था। वो आपका नहीं था, 100 ग्राम जिंदगी। हाँ, वो गाना विभू उनके असिस्टेंट थे, उन्होंने किया था। और चूँकि मैं इस फ़िल्म में बहुत देर से एंटर हुआ था, और पहले एंटर हुआ था मैं, लेकिन फिर किन्हीं वजहों से मैं उनके साथ नहीं कंटिन्यू कर रहा था। फिर ब 6, 7, 8 महीने के बाद फिर से उन्होंने मुझे बुलाया और फिर से मैं एंटर हुआ था एक्चुअली। गंगू भाई के बारे में अगर बात करें, गंगू भाई के गाने बहुत पसंद किए जा रहे हैं। जी। आपका फेवरेट गाना कौन-सा है? मेरा फ़ेवरेट गाना मुस्कुराहट। ऐसे तो सारे ही अच्छे हैं क्योंकि मैंने शायरी शायरी करने की कोशिश की है। अगर आप देखें तो जब सैयाँ जो गाना है, जब सैयाँ आए शाम को तो लग गए चाँद मेरे नाम को, सर पे रख के नाच फिरी में हर जलते हुए इल्ज़ाम को। तो एक एक बदनाम गली में भी एक इल्ज़ाम ही होता है। मोहब्बत करना तो ख़ैर हर गली में इल्ज़ाम है। वो बदनाम गली हो कि नाम वाली गली हो, सब गलियों में मोहब्बत जो है इल्ज़ाम से ही देखी जाती है। तो उसको भी इजाज़त नहीं है इश्क करने की। वो उनके हिसाब से गलत माना जाता है कि अगर आप इश्क कर लेंगे तो फिर ये काम कब करें? तो वहाँ भी एक इल्ज़ाम था, तो वो मैंने कोशिश उस सिचुएशन में रह के मैंने कोशिश की कि वो मैं कर सकूँ, शायरी उसमें हो पाई। इवन दूसरा गाना जो आपने सुना होगा, शिकायत है, उसके एडिट की लाइनों में मैंने बहुत अच्छे जो है वो कतार डालने की कोशिश की है कि किसी की याद में शामें गुज़ारने के लिए, कलेजा चाहिए खुद खुद को मारने के लिए, घाट मौत के हर दिन उतरना पड़ता है, ये इश्क दिल में मेरी जान उतारने के लिए। तो इसमें भी, और इवन जो इसका जो गाना है गंगूबाई का, वो जो अरिजीत सिंह ने गाया है, चूंकि बहुत अच्छे सिंगर भी हैं वो, और संजय जी ने बहुत खूबसूरत वो गाना कंपोज किया है। सारे गाने अच्छे कंपोज किए हैं, बट मुस्कुराहट मेरा फेवरेट है क्योंकि उसमें एक अलग कुछ बात कहने की कोशिश की है मैंने, अगर आपने सुना हो। एक जब जिस माहौल से हम इन 2 सालों में गुजरे हैं, या सिचुएशन आदमी की जिंदगी में सिचुएशन आती रहती है, डिप्रेशन की तरफ वो जाता रहता है, क्योंकि हर वक्त आपको कामयाबी नहीं मिलती है। तो बहुत बार, मतलब बहुत ज्यादा बार नाकामयाबी मिलती है और फिर आपको कामयाबी मिलती है। तो उस नाकामयाबी से बाहर आने के लिए और एक सपोर्ट, एक 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 मोटिवेशन के तौर पे वो गाना मैं देखता हूँ, और मैंने लिखने की कोशिश भी की है कि मुस्कुराहट को भी आने पे मजा आने लगे, गम को भी इतनी खुशी दो वो मुस्कुराने लगे। तो ये उसमें मेरे बहुत करीब है ये गाना। अभी जिस जिस तरीके के हालात अभी होते जा रहे हैं कि अभी थिंग्स आर गेटिंग बेटर नाउ, आप कैसे देखते हैं फ्यूचर को, किस तरीके से देखते हैं, कौन-कौन से फ्यूचर प्रोजेक्ट्स आपके हैं? देखिए अब मेरे कई सारे प्रोजेक्ट हैं अभी जो आने बाकी हैं। एक तो संजय जी के साथ ही चल रहा है, और दीगर लोगों के साथ भी मैंने इस बीच में भी काम किया भी, और अभी काम शुरू हुए हैं। तो उम्मीद है कि बेहतर काम आगे होंगे, और लोग शायद जो हम ये 2 साल जो एक दौर से, एक पैंडेमिक से, एक तकलीफ से हम गुजरे हैं, क्योंकि हमारे आस-पास बहुत कुछ हुआ है। तो शायद हम उससे कुछ सीखें, और कुछ सीख के हम उसे हमारे मेकर्स भी और हम भी एक जो सच्चाई का का सामना हुआ है, हम रूबरू हुए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि शायद कुछ अच्छा काम होगा और कुछ बेहतर काम होगा पहले से, जो सिनेमा की ज़िम्मेदारी भी है। सिनेमा एक आईना होता है, और हमेशा से सिनेमा ने एक एक काम किया है, और हमारे लोग जो हैं वो बहुत सिनेमा को फ़ॉलो करते हैं, देखते हैं, और तो कहीं न कहीं एक मुझे लगता है कि अच्छा काम होगा, ऐसी उम्मीदें हैं। बाकी हम तो सिर्फ़ उम्मीद ही कर सकते हैं और कोशिशें कर सकते हैं, बाकी तो आप देख ही रहे हैं सब। डेफिनिटली तुराज, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत-बहुत मुबारकबाद आपको।
and all the best wishes for all your future ventures. Thank you very much for talking to us. थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच, और बहुत बहुत शुक्रिया अगेन आपके चैनल का और आपका, थैंक यू सो मच।